हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पवन कुमार एंड एम ए स्किल वन ऑफिसर। देन आज का बैंकिंग अवेयरनेस का हमारा पार्ट 13 रहने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में। अगेन बैंकिंग अवेयरनेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। बेसल नॉर्म्स है क्या, किस प्रकार से काम करता है, इंडिया में कब से लागू किया गया और बैंकों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आया, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके मेंस एग्जामिनेशन आगे रहने वाले हैं उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन था कि हम इंटरव्यू के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि है क्या। जी हाँ, इंटरव्यू के लिए भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो नॉर्मल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उनका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसल नॉर्म्स में। सबसे पहले बेसल है क्या। नॉर्म्स तो हमें पता है गाइडलाइन होती है। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, नॉर्म्स का मतलब होता है गाइडलाइन। ठीक है, नॉर्म्स का मतलब होता है गाइडलाइंस। लेकिन बेसल क्या है, तो बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, बेसल क्या है, बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की एक सिटी है बेसल। यहाँ पर 10 देशों के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, देखे 10 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, उन्होंने बैठ के मीटिंग की और मीटिंग करके बेसल कुछ नॉर्म्स बनाए और उन नॉर्म्स का नाम जो है वो बेसल पर ही रख दिया गया और फिर ये बन के क्या हुआ, बेसल नॉर्म्स हुआ। ठीक है, वो जो कमेटी बनी थी उसको नाम दिया गया बीसीबीएस, यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बैंकिंग के ऊपर सुपरविजन करने के लिए ये जो बेसल कमेटी है वो बनाई गई थी। अब क्यों बनाई गई थी इसका जवाब आपको आगे मिलता रहेगा। ठीक है, ये कमेटी बनी थी बैंकिंग सुपरविजन अथॉरिटी की तरफ से। अथॉरिटी कौन थी, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री थी। ठीक है, जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो उसकी अथॉरिटी थी। तो 1974 में इसे बनाया गया था 10 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स द्वारा। ठीक है, 1974 में इसको जो है वो रजिस्टर किया गया था, बनाया गया था। आप कुछ भी मान सकते हैं। 10 देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके गवर्नर्स द्वारा। वो 10 देश कौन कौन से थे, वो थे यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। आपसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब 1974 में बेसल नॉर्म्स बने थे उस समय जो 10 देशों के बैंकिंग गवर्नर्स थे उनमें से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था। आपको ऑप्शन एक दे दिया जाएगा, जैसे कि इंडिया दे दिया जाएगा या फिर अफगानिस्तान दे दिया जाएगा, और भी काफी सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से राइट चूज करना होगा। तो ये 10 देश आप याद रखिएगा। इन 10 देशों के गवर्नर्स ने सबसे पहले मिलकर ये जो बेसल कमेटी है इसको जो है वो बनाया था। उसके बाद बेसल नॉर्म्स का लक्ष्य क्या है, आखिर इसको क्यों बनाया गया। तो बैंक जो भी लोन दे रहे हैं उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है। उस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए अपने पास बैंक एक निश्चित अमाउंट रखे, यही इसका लक्ष्य रखा गया था। क्या है, इजी भाषा में समझते हैं। यानी कि देखिए, ये एक बैंक है और बैंक क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो वो लोन दे रहा है उसका 100% उसको वापस मिल जाए। ठीक है, मिल भी सकता है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें से एक रिस्क फैक्टर हमारा होता है। ठीक है, इस रिस्क फैक्टर को कम कर किया जाए। कैसे किया जाए, ताकि कैसे किया जाए, तो इसका ऑप्शन ये था कि बैंक जो भी लोन दे रहे हैं उसमें से एक एक मिनिमम पार्ट जो है वो बैंक अपने पास रख ले अमाउंट का। जैसे कि बैंक अगर 100 करोड़ का लोन दे रहा है तो उसमें से 8 या फिर 9%, यानी कि 8 करोड़ या फिर 9 करोड़ अपने पास रख ले, ताकि जो लोन वापस ना आए उसका जो रिस्क है वो इस पैसे में से कम किया जा सके। तो इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए बैंक अपने पास एक निश्चित अमाउंट को रखे, इसीलिए बेसल नॉर्म्स जो है वो बनाए गए। अब ऐसे तो बैंक रखने नहीं वाले हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, तभी बैंक अपने पास वो जो अमाउंट है वो रखेंगे। तो इसीलिए बेसल नॉर्म्स को जो है बेसिकली बनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इस पर ही पूरा का पूरा बेसल नॉर्म्स टिका हुआ है। सबसे पहले रिस्क अवेटेड असेट, आरडब्ल्यूए, रिस्क अवेटेड असेट। असेट हमारी क्या हो रही है, असेट कौन सी है, जो हम लोन दे रहे हैं, हम बैंक हैं। ठीक है, तो हम जो लोन दे रहे हैं वो हमारा क्या है, असेट है। अब इसमें से ही रिस्क होगा, तो वो रिस्क कितना है, ठीक है, उसको कैलकुलेशन क्या कहलाएगा, रिस्क अवेटेड असेट कहलाएगा, आरडब्ल्यूए कहलाएगा। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कैपिटल टू रिस्क अवेटेड असेट रेशो, ये क्या है, प्रत्येक बैंक को अपने रिस्क से बचने के लिए अपनी पूंजी का एक निश्चित अनुपात अपने पास सुरक्षित सीआर के रूप में रखना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए बैंक अपने पास जितना लोन दे रहा है उसका एक निश्चित प्रतिशत सिक्योर रखता है, ताकि आगे आने वाला जो रिस्क फैक्टर है उसको कम किया जा सके।
तो वो जो सिक्योर अमाउंट रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, CAR बोलते हैं या फिर CRAR बोलते हैं। या तो बोलेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या फिर कैपिटल टू रिस्क अवेटेड एसेट रेशो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए मिनिमम CAR कितना मेंटेन करना पड़ता है, तो 11.5% हर एक बैंक को मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर बैंक इतना मेंटेन नहीं करता है तो उस पर PCA लगता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगता है। अब ये PCA क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि अगर इतना बैंक मेंटेन नहीं करता है तो उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, किसके द्वारा, RBI द्वारा। ठीक है, तो कितना मेंटेन करके चलना पड़ता है बैंक को, 11.5%। एक पॉइंट यहां से आप क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब आते हैं बेसल नॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी तक 3 ही बेसल नॉर्म्स आए हैं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेसल नॉर्म्स फर्स्ट के बारे में। ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में और 1988 में ही इसको अप्लाई कर दिया गया था। 1974 में एक कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद इस पर चर्चा हुई और इस पर जो भी गाइडलाइंस वगैरह है इसकी बनाई गई और फिर 1988 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया और अप्लाई भी कर दिया गया। इंडिया में ये अप्लाई हुआ था 1993 में, यानी कि 1993 में इंडिया जो है वो बेसल नॉर्म्स का पार्ट बन गया था। CAR इसमें जो रखी गई थी वो मिनिमम थी 4% और मैक्सिमम थी 8%, यानी कि 4 से 8% के बीच आपको मेंटेन करके रखना पड़ता था हर एक बैंक को। ठीक है, ठीक है। CAR अब निकालते कैसे थे, टोटल जो भी कैपिटल होती थी, जो लोन दे रहे हैं, टोटल जो भी कैपिटल होती थी उस टोटल कैपिटल में आपका रिस्क अवेटेड एसेट रेशो कितना है, इंटू 100 करके जो निकलता था वो हमारी क्या आती थी, वो हमारी आती थी CAR। ठीक है, अब इस CAR को जो है वो CAR में से 4 से 8% मेंटेन करके रखना पड़ता था। ये था बेसल नॉर्म्स फर्स्ट। बेसल नॉर्म्स फर्स्ट में इतना ही था। और बेसल नॉर्म फर्स्ट की एक और बात थी, इस पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिस्क को जो है वो इसमें रखा गया था। ठीक है, इसमें सिर्फ क्रेडिट रिस्क को रखा गया था। कौन से रिस्क को, क्रेडिट रिस्क को रखा गया था। ठीक है, बेसल नॉर्म्स फर्स्ट में क्या रखा गया था, क्रेडिट रिस्क को रखा गया था। बेसल नॉर्म सेकंड आता है, इसको 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया, 1999 में। फाइनल डायरेक्टिव्स जो आया था वो 2003 में आया था और अप्लाई हुआ था 2006 में दुनिया भर में, लेकिन इंडिया ने अप्लाई किया था 2009 में। ठीक है, 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ, फाइनल डायरेक्टिव्स आया था 2003 में, 2006 में इसको अप्लाई किया गया और इंडिया ने इसको 2009 में अप्लाई किया था। ठीक है, इसमें CAR जो मेंटेन करनी थी वो मिनिमम 8% और मैक्सिमम 12% थी। ठीक है, इंडिया का +1 था, यानी कि इंडिया में इसको 9% जो है वो मेंटेन करना था। इसके अलावा इंडिया में 9% मैंने बता दिया। अब इसकी एक मेन बात आती है, CAR में 2 तरह की कैपिटल थी, एक तो थी टायर 1 कैपिटल और दूसरी थी टायर 2 कैपिटल। तो CAR जब निकालते थे तो ये निकलता था टायर 1 प्लस टायर 2 की कैपिटल। ठीक है, RWA इंटू 100। अब टायर 1 की कैपिटल कौन सी थी, वो 7% थी, जो कोर परमानेंट कैपिटल होती थी वो। और टायर 2 की कैपिटल जो सबॉर्डिनेट, जो सप्लीमेंट्री कैपिटल होती थी वो, उसमें से 2%। ठीक है, अब ये जो था इसमें से 3 प्रकार के रिस्क रखे गए थे। सबसे पहला रिस्क था ऑपरेशनल रिस्क, यहां नहीं, मैं यहां लिखता हूं, एक मिनट। सबसे पहला कौन सा था, ऑपरेशनल रिस्क। सबसे पहला था ऑपरेशनल रिस्क, दूसरा था आपका मार्केट रिस्क, तीनों को समझाऊंगा। इसमें 3 प्रकार से रिस्क रखे गए थे और जो तीसरा था कैपिटल रिस्क। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क कौन सा होता है, अगर बैंक के अपने एम्प्लॉइज ही बैंक को धोखा दे, बैंक में फ्रॉड कर ले, तो वो कौन सा होता है, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, इसको कम करना था। दूसरा था मार्केट रिस्क, मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, जैसे कि कोविड आया था, कोविड की वजह से क्या हुआ था, मार्केट सारे बंद थे, जो बैंक के प्रोडक्ट्स वगैरह है या फिर बैंक की जो इनकम है वो हो नहीं रही थी, तो वो कौन सा था, मार्केट रिस्क। और कैपिटल रिस्क ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेबल है, जो लोन वगैरह दे रहे हैं वो इसका कैपिटल रिस्क होता है। तो इन 3 प्रकार के रिस्क को जो है वो मेंटेन करना था बेसल नॉर्म्स 2 में। बेसल नॉर्म में फर्स्ट में क्या था, क्रेडिट रिस्क ही था सिर्फ, लेकिन इसमें आके क्या हो गया, इसमें 3 रिस्क हो गए। इसके कुछ पिलर्स भी थे जिन पर ध्यान देना था RBI को। सबसे पहला था MCR, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो आपको क्लियर है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8%, इंडिया में 9% मेंटेन करके रखना था हर एक बैंक को। दूसरा था सुपरविजरी रिव्यू प्रोसेस, RBI को हर एक बैंक का रिव्यू करना था कि बैंक कितना लोन दे रहा है, कितना नहीं दे रहा, वो सब। ठीक है, और चौथा था मार्केट डिसिप्लिन,
मार्केट के डिसिप्लिन को बनाए रखना, यानी कि बैंक जो भी लोन दे रहे हैं उसमें रिस्क अवेटेड एसेट रेशो कितना है, वो जो पूरी रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है, वो बैंक आरबीआई को देता था। तो इसका ध्यान रखना था। इसके 3 पिलर्स पर इसको ध्यान जो है वो रखा गया था। ठीक है, ये था बेसल नॉर्म्स सेकंड। अब आता था बेसल नॉर्म्स थर्ड। इसको इंट्रोड्यूस किया था 2003 में, अप्लाई हुआ था 2013 में और इंडिया में अप्लाई हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, इसमें CAR 9% मेंटेन करनी थी प्लस 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर के रूप में, यानी कि टोटल CAR जो थी वो 11.5% थी, टायर 1 की उसमें 9.5% थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेसल नॉर्म्स था, जिसकी मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और इतनी ही चीजें आपके एग्जामिनेशंस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ने को बेसल नॉर्म्स पर पूरा आप दिन भी पढ़ सकते हैं, पूरी एक बुक है, 1 या 5 बुक है बेसल नॉर्म्स पर, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतना ही है यार बेसल नॉर्म्स से। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।